हुकूमत का मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद आवाम को बड़ा रिलीफ। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी। लाइट डीजल और मट्टी का तेल भी 12 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी के लिए कोशिश हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार। आवाम का पेट्रोलियम फ्यूल प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट और इसका इफेक्ट जो है यहाँ पाकिस्तान में भी आया और हमारे जो आवाम के लिए एक सहूलत है। हुकूमत ने इन्हां दिनां 'ਚ तेल ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। 30 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। हुकूमत की जानब से बहुत बड़ा रिलीफ है। आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार। काश्तकारों, मजदूरों और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इकदाम को बेहद सराहा। ये एक बड़ा रिलीफ है। आवाम का रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। 9 मई के हमलों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने का फैसला। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मनसूबा साजों, सहूलतकार, उकसाने वालों और मुलव्वस मुलजिमों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल और 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा। शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई के फैसले की मंजूरी। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की भी उसूली मंजूरी। लाहौर की खुसूसी अदालत में जमान पाक जलाओ घेराव के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों पर समात। अदम पेशी पर हम्माद अजहर, फव्वाद चौधरी, फरूख हबीब और मियां महमूद रशीद की अबूरी जमानतों की दरख्वास्तें मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने फैसला सुनाया। इमरान खान, असद उमर और फव्वाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 23 मई को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। PTI फॉरेन फंडिंग केस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ का शाहराए दस्तूर पर एहतजाज में PDM की तमाम जमातों के कायदीन और सियासी कारकुनान से इजहार तशक्कुर। हजारों कारकुनों की आमद और रवानगी हुई, लेकिन एक गमला नहीं टूटा। कोई इमारत जली, न गाड़ी, कोई एम्बुलेंस रोकी गई, न ही किसी पुलिस एहलकार का सर फटा। मरियम नवाज शरीफ। बलवाइयों ने 9 मई को पेशावर में रात 2:30 बजे तक 32 मकामात पर अस्करी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। 10 मई को पेशावर के 40 मकामात पर कारकुनान ने तोड़ फोड़ की। एहतजाज में पुलिस के 17 जवान, 60 सिविलियन जख्मी हुए और 4 आम शहरी मारे गए। अवाम उन्नास के जिनाह हाउस लाहौर आमद। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। जिनाह हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर अवाम और सिविल सोसाइटी के लिए खोल दिए गए। अवाम की बड़ी तादाद का कौमी अमलाक और तारीखी असासों को जलाने और पामाल करने पर इजहार अफसोस। ये मकामात हर रोज दिन 11 बजे से 1 बजे और फिर 3 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। पाक फौज से यकजहती के इजहार के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद बैनर्स उठाकर मार्च किया। कौमी तनसीबात और इमलाक को नुकसान पहुंचाने का अमल काबिल मजम्मत है। बहादुर जवान पूरी कौम का फख्र है। 9 मई के बाद पेश आने वाले वाकयात के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। शुरका। मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियों और पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज। बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसियों की छापा मार कार्रवाइयाँ। बुनियादी इंसानी हुकूक की पामालियाँ। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी तंजीमों की खामोशी पर इजहार अफसोस। बैनुल अक़वामी बरादरी से अपने वादे पूरे करने का मुतालिबा। तुर्की के सदारती इंतखाबात में कोई भी उम्मीदवार अक्सरियत हासिल न कर सका। इसी माह की 28 तारीख को दोबारा इलेक्शन होंगे। सदारत की दौड़ में कोई भी उम्मीदवार मतलूबा 50% वोट हासिल न कर सका।
रजब तैयब एर्दोगान को 49.5% वोट मिले। अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार कमाल कलिचदारोग्लू 45% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। चित्राल में चिल्लम जोशी फेस्टिवल का बाकायदा आगाज हो गया। फेस्टिवल 17 मई तक कालाश की वादियों बशमूल बम्बोरत, रंबर और बरीन में जारी रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से बड़ी तादाद में सयाहों की शिरकत। पाकिस्तानी कौम बहुत मेहमान नवाज हैं और यहाँ का कल्चर बहुत दिलफरेब है। गैर मुल्की सयाह आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में आंधी चलने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। पाकिस्तानी खातून को पैमा नाइला कियानी ने तारीख रकम कर दी। दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी माउंट लॉयस्टर पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। नाइला कियानी माउंट लॉयस्टर करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून को पैमा है। नाइला कियानी ने 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की 6 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की तेज तरीन खातून को पैमा होने का एजाज भी हासिल किया। बलूचिस्तान में 34वीं नेशनल गेम्स जारी। पाकिस्तान आर्मी ने खवातीन हॉकी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में आर्मी ने HEC को हरा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में वापडा और पंजाब मध्य मुकाबले। गुज़िश्ता रोज मेंस बॉक्सिंग में वापडा, सिंध, नेवी और पाक आर्मी के बॉक्सर्स ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत का मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद आवाम को बड़ा रिलीफ। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपए कमी की गई है। लाइट डीजल और मट्टी का तेल भी 12 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। अगले 15 दिन के लिए जो कीमतें होंगी वो पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये की कमी की जा रही है और इसकी नई कीमत 282 रुपये से कम होकर 270 रुपये हो जाएगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 30 रुपये कमी की जा रही है जो कि 288 रुपये से कम होकर 258 रुपये फ़ी लीटर। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल ऑयल उसमें भी 12 रुपये की कमी की जा रही है फ़ी लीटर। मेरी गुजारिश होगी ट्रांसपोर्टर से और जो डीज़ल के इस्तेमाल वाले मुख्तलिफ महकमे और मुख्तलिफ अदारे वो मेहरबानी करके एक फेयर तरीके के साथ वो उनको रिलीफ दें। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि महंगाई के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से उन्होंने सुख का सांस लिया है। काश्तकारों, मजदूरों और ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के इकदाम को बेहद सराहा। उनका कहना था कि ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। जो सस्ता हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, इसको और सस्ता करना चाहिए। दुनिया भर में जो फ्यूल प्राइसेस जो है वो कम हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट और इसका इफेक्ट जो है यहाँ पाकिस्तान में भी आया और हमारे जो अवाम के लिए एक सहूलत है। हुकूमत ने ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। 30 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। हुकूमत की जानब से बहुत बड़ा रिलीफ है। हम मजदूर लोग हैं, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी है, जिसमें सवारी को भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा है। ये बहुत खुशाइन बात है आवाम के लिए और आवाम के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन ये है कि आवाम को भी चाहिए कि मुल्क के साथ भरपूर ताउन करे, क्योंकि ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। यार पेट्रोल और डीजल तो सस्ते हो गए, ये भी आवाम के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट से तेल कम रेट पे मिलता है तो हमें भी चाहिए कि हम किराए कम लें।
नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सदारत में खुसूसी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई और शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मादरे वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक फोरम में वाज़ेह किया गया है कि किसी एजेंडे के तहत फौजी तनसीबात और मकामात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। शुरका को सिक्योरिटी इदारों का तशख़्ख़ुस खराब करने के लिए मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम के हवाले से भी आगाह किया गया। फोरम को शहदा की तस्वीर और यादगारों की बेहुरमती, तारीख़ी इमारतों और अस्करी तनसीबात को नज़र आतिश करने के वाक़यात पर भी ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस सारे मामले में फॉर्मेशंस की जानिब से तहम्मुल और पुख्ता रद्द-ए-अमल को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने शरपसंदी के तमाम वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि फ़ौजी तनसीबात, सरकारी और सिविलियन अमलाक को जलाने के वाक़यात सियासी मकासद के हुसूल के लिए थे। पाक फ़ौज के तमाम रैंक एंड फाइल में इस हवाले से शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। इस तरह के शरपसंदी पर मबनी वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। इन तमाम वाक़यात के हवाले से नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मनसूबा साजों, सहूलतकारों, उकसाने वालों और मुलव्वस मुलजिमों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और ट्रायल के बाद इन तमाम मुलजिमों को करार वाकई सजा दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का भी याद किया गया कि शरपसंदी के इन वाक़यात में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ जारी सब्र व तहम्मुल की पॉलिसी के हवाले से अब पैमाना लबरेज हो चुका है। मुलजिमों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में बहादुरी की नई दास्तान रकम करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरका को मुल्क के दाखिली और खारिजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अस्करी इदारों के खिलाफ दुश्मन अनासर को मज़मूम अज़ाइम और प्रोपेगेंडे मुहिम को पाकिस्तान की अवाम की मदद से शिकस्त देने के आज़म का भी इयादा किया गया। पाकिस्तान की अवाम मुश्किल की हर घड़ी में मुसल्लह अफवाज के शाना बिशाना खड़े रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुतल्लिका इदारों को सोशल मीडिया कवानीन और जवाबित पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कॉन्फ्रेंस में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय पैदा करने पर भी जोर दिया गया ताकि मुल्क में जमहूरी अमल मजबूत हो सके, इक्तसादी और माशी सरगर्मियाँ बहाल हों और अवाम का एतमाद बढ़े। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कौमी इत्तफाक राय पैदा करने के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों के लिए मुकम्मल ताउन का भी इज़हार किया गया। शुरका ने इस आज़म का भी इयादा किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अवाम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। मजलिस शूरा के मुश्तरका इजलास में कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 समेत दूसरे अहम बिलों की मंजूरी दी गई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात के तौर पर डील करना होगा। अदालत को कौमी नुकसान पर अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। इजलास की तफसील से हमें आगाह करेंगे नमूद मुस्लिम। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में हुआ। ऐवान ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुश्तरका इजलास में बिल पेश किया। ऐवान में किश्वर ज़हरा का इंसानी उज़लात और आज़ा की पैबंदकारी का तरमीमी बिल और खेसुमल खेलदास का कानून शहादत से मुतल्लिक फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल भी मंजूर किया गया। नीम तिबी अमला की सहूलत का बिल 2019, सरकारी और निजी अदारों में डे केयर सेंटर्स के क़याम का बिल 2019 और रुखसत बराए मादरियत पिदरियत के बिल भी ऐवान ने मंजूर किए। बिल कुरतुल ऐन मरी ने पेश किए। सैयद जावेद हुसैन के तहदीद तरमीमी बिल 2022 और खुसूसी रिलीफ तरमीमी बिल 2022 को भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल को आमराना अदवार की शामिल की गई शिकों से साफ करना था ताकि नैब के कानून को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल में ना लाया जा सके। पार्लियामान ही वो अदारा है जिसका ज़र्फ बड़ा है। हमने आज तक उस इदारे के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं की और वहाँ से रोज़ होती है। कोई इदारा ये इख्तियार नहीं रखता कि इस बाला ऐवान का कानून साजी के इख्तियार को वो रोके, उस पर कदगन लगाए या वो कहे कि ये कानून साजी नहीं होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश का मुकाबला करना जानते हैं और इसका मुकाबला भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सियासी बहरान से निकलने के लिए हमसे जो कुछ हो सका हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए थे, पत्थर उठाए, लाठी उठाए, बंदूक उठाए, और वो वक्त होता है कि पूरा रियासत को एक होके जवाब देना पड़ता है। जनाब स्पीकर खान साहब के साथ तो इज़ारे यकजहती इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके आला अदलिया तक तो होता रहा ना
किसी ने जिना हाउस के साथ इजहार यकजहती दिखाया, किसी ने GHQ के साथ इजहार यकजहती दिखाया। होना तो ये चाहिए था कि नाइस टू यू सी यू के बजाय अदालत को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कंडेम करना चाहिए था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पहले सियासी जमातें इख्तलाफात के बावजूद कौमी मसाइल के हल और कौमी मफाद में इकट्ठी हो जाती थीं, लेकिन इमरान खान के अमल से साफ जाहिर है कि इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी रगों और सोचों में किसी किस्म की जमहूरियत नहीं। इमरान खान साहब फैसला कर ले कि वो सियासी जमात हैं या एक दहशत गर्दों का जत्था है। वो डे 1 से सियासी जमात नहीं थे, ना उनका पार्लियामान से कोई ताल्लुक है, ना पार्लिमानी रिवायात से कोई रिश्ता है, ना जमहूरी अक़दार से कोई रिश्ता है, ना अफ़वाम तफ़हीम से कोई रिश्ता है, ना मुज़ाकरात से कोई रिश्ता है, ना गिव एंड टेक से कोई रिश्ता है। दूसरे अरकान ने खिताब करते हुए कहा कि इदारे अपनी इज्जत और तौकीर अपने अमल से करवाते हैं। पार्लियामान की तौकीर और उसकी बारदस्ती आइन के मुताबिक है। मजलिस शूरा का इजलास 10 जुलाई शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 23 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी है। केस की समाअत इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने की। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत में तहरीक इंसाफ की जानिब से मुअव्विन वकील पेश हुए। कमीशन ने कहा कि केस कब से इल्तवा का शिकार है, अब हम इस पर कार्रवाई करेंगे और फैसला देंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग केस में जारी शो कॉज नोटिस पर समाअत इस वक्त जारी है। नाज़रीन, आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 23 मई को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत भी कर रखी है, जबकि केस की समाअत इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने की थी। और इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत में तहरीक इंसाफ की जानिब से मुआविन वकील भी पेश हुए थे, जबकि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग केस में जारी शो कॉज नोटिस पर समाअत इस वक्त जारी है। और चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। मुख्तलिफ केसेस इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो जारी हैं, और अगर हम सिर्फ इलेक्शन कमीशन की ही बात करें तो उसमें भी मुख्तलिफ केसेस उनके खिलाफ इस वक्त जारी हैं। ममनुआ फंडिंग केस में शोकाज नोटिस पर समाअत जारी है। हमारे नुमाइंदा सदफ अफजल इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। सदफ, हमें इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी, इलेक्शन कमीशन ने PTI की जो ममनुआ फंडिंग है उसमें शो कॉज नोटिस के हवाले से केस की समाअत की इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। PTI की जानिब से जो वकील हैं वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने ये कहा, अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जो है वो ज़ेर इल्तवा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में ये फैसला दिया है, हमारे हक़ में ये हमारी हिमायत करते हुए ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को अपना मौक़िफ़ पेश करने और अपने दिफा के लिए जो है वो पूरा उनको मौका फराहम किया जाए। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी कार्रवाई पर किसी किस्म का कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त भी जमा कराई है जिसमें उन्होंने ये इस्तदा की है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए पूरा मौका जो है वो फराहम किया जाए और इसमें कुछ वक्त लग सकता है। और इस पर DG लॉ जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कमीशन के सामने पेश हुए। उन्होंने ये मौका इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है वो नाकाबिल समाअत है और शो कॉज नोटिस में ममनुआ फंडिंग को जो है वो जब्त किया जाए, ये DG लॉ का कहना था। और जिस पर PTI के वकील ने कहा कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए वक्त दरकार है और हमें पूरा मौका फराहम किया जाए कि हम अपने दिफा के लिए कुछ जो है वो जमा कर सकें। जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगली समाअत में हम आपको हतमी जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मौका दे रहे हैं, इसके बाद हम आपकी दरख्वास्त डिस्पोज ऑफ कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस केस के हवाले से हतमी जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका देते हुए समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। अगली समाअत पर ये तवक्को की जा सकती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ममनुआ फंडिंग के शो कॉज नोटिस के मामले पर जो है वो फैसला दे देगा। बहुत शुक्रिया सदफ अफजल, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज शरीफ ने शाहराह दस्तूर पर एहतजाज में शिरकत पर जमीयत उलमा इस्लाम फे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
ANP समेत PDM की तमाम जमातों के कायदीन, सियासी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया है। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायदीन और कारकुनों, खवातीन, बच्चों और नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने शदीद गर्मी के बावजूद एहतजाजी रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हज़ारों की तादाद में मर्द, ख़वातीन और नौजवानों ने बताया कि पुरअमन जमहूरी अवामी एहतजाज क्या होता है। हज़ारों कारकुनों की आमद और रवानगी हुई, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा, कोई इमारत जली न गाड़ी, कोई एम्बुलेंस रोकी गई, ना ही किसी पुलिस एहलकार का सर फटा। मरियम नवाज ने कहा कि 9 मई के यौम सियाह और 15 मई के अवामी एहतजाज में फ़र्क पूरी दुनिया ने देख लिया। आइन की सरबलंदी और आज़ाद और गैर जानिबदार सुप्रीम कोर्ट के लिए आवाज़ बुलंद करने आए, आप सबका शुक्रिया। मरियम नवाज ने मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिन्होंने सख्त मौसम और हब्स में अपनी जिम्मेदारियां निभाई। मरियम नवाज ने कहा कि दुनिया ने देख लिया है कि इमरान खान की मनसूबाबंदी के नतीजे में स्कूल, मसाजिद, सरकारी अमलाक जलाई गई हैं, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। आरिफ अलवी के खिलाफ इश्तियाल के बावजूद किसी कारकुन ने ऐवान सदर का रुख नहीं किया। 9 मई को इमरान खान की मनसूबाबंदी पर इसके गुंडों और मुसल्लह जत्थों ने दहशतगर्दी की थी। मुल्क में एहतजाज की सियासत आए रोज का मामूल है, लेकिन सियासी जलसों और रैलियों के दौरान कौमी अमलाक की हिफाजत उतनी ही मुकद्दम होनी चाहिए जितना गुज़श्ता रोज PDM के जलसे के बाद शाहराए दस्तूर पर देखने को मिले। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम समेत दीगर जमातों ने अदलिया के वक़ार के लिए गुज़श्ता रोज जलसे का एहतमाम किया। मुल्क भर से काफिलों की विफाकी दारुल हुकूमत आमद हुई और हज़ारों कारकुन इस्लामाबाद पहुंचे। इसके बावजूद शाहराए दस्तूर पर सफाई और सड़क की खूबसूरती वैसे ही बरकरार है। इतना बड़ा जलसा होने के बावजूद शहर में ट्रैफिक रवा दवा रही और हकीकतन एक गमला नहीं टूटा। सियासी जमातों के कारकुनों को जमहूरी रिवायात और एहतजाज के दौरान कौमी इमलाक की हिफाजत की तरबियत देना ही जमहूरी अक़दार का हिस्सा है। हुकूमत में शामिल किसी सियासी जमात के कारकुनों की जानिब से किसी मकाम पर कोई नाखुशगवार वाक़या न पेश आया और ये पेश न आना इस बात का सबूत है कि सियासी बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा करके भी एहतजाज किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का जायज़ा लेने के हवाले से लाहौर में इजलास हुआ। इजलास में आर्मी तनसीबात और अमलाक पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के फैसले की मंजूरी दी गई। इस सिलसिले में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की भी मंजूरी दी गई है। निगरान वज़ीर आला ने सिक्योरिटी इदारों को हिदायत की कि वो दहशतगर्दी के वाक़यात के असल जिम्मेदारों की शनाख्त, सहूलतकारों और मास्टर माइंड्स तक पहुँचने के लिए मौसर तरीक़ाकार इख्तियार करें। वज़ीर आला ने गिरफ्तार अफराद पर इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए फूल प्रूफ तरीक़ाकार अपनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने पुलिस हुक्काम को किसी भी बेगुनाह की गिरफ्तारी न होने को यकीनी बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करने की हिदायत की है। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शरपसंद अनासर ने 9 मई को खैबर पख्तूनख्वा के अजला में भी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। बलवाइयों ने पेशावर में रात 2:30 बजे तक 32 मकामात पर अस्करी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जबकि 10 मई को पेशावर के 40 मकामात पर तोड़ फोड़ की। रेडियो पाकिस्तान पेशावर को नजर आतिश किया और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर धावा बोला। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू समेत मुख्तलिफ अजला में भी पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे किए और रास्तों को लोगों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया, जबकि एहतजाज के दौरान पुलिस के 17 जवानों और 60 से जायद शहरियों को जख्मी कर दिया गया। इस एहतजाज के दौरान 4 शहरी जाँ बहक हो गए। 11 मई को 10 बजे बलवाइयों ने खैबर से तूरखम रोड, बन्नू DI खान रोड और वाना से टांक रोड पर 15 एहतजाजी मुजाहिरों में तमाम रास्तों को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया और शाम 6 बजे बन्नू कैंट पर 2 एतराफ़ से धावा बोला। मुश्ताइल अफराद ने बन्नू कैंट में ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा दी और कैंट को भारी नुकसान पहुंचाया। कैंट के दाखिली दरवाजे, दीवार, गार्ड्स के कमरे और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया। इसके फौरन बाद इंडस हाईवे को भी बंद कर दिया गया। चकदरा में 2500 से जायद शरपसंद एहतजाजियों ने चकदरा मोटरवे टोल प्लाजे को आग लगा दी और चकदरा फोर्ट पर धावा बोला। मेन गेट तोड़कर अंदर दाखिल हुए और वहां मौजूद सरकारी गाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। तीमर गिराह पर 5000 से जायद कारकुनान ने दीर स्काउट्स के हेडक्वार्टर पर पथराव किया, जिसके नतीजे में 5 पुलिस वाले शदीद जख्मी हुए। रात 10 बजे इन शरपसंद अनासिर ने FC पब्लिक स्कूल को नजर आतिश कर दिया और बच्चों को तालीम के जेवर से महरूम कर दिया।
नाज़रीन, आवाम बड़ी तादाद में जिना हाउस लाहौर आ रहे हैं और पाक फौज के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफातर आवाम और सिविल सोसाइटी के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर सिविल सोसाइटी ने कौमी अमलाक और तारीखी असासों को सियासी गुंडागर्दी के जरिए जलाने और पामाल करने पर दुख और अफसोस का इजहार किया और इसका तकद्दुस पामाल करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अवाम ने तखरीबकारी और दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हुए शिद्दत पसंदी के तदारुक और इज्तिमाई इस्लाह के लिए बाहमी रवादारी और इत्तेहाद पर जोर दिया है। ये मकामात हर रोज़ दिन 11 बजे से 1 बजे और 3 बजे से शाम 6 बजे तक अवाम के लिए खुले रहेंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने पाक फौज से यकजहती के इजहार के लिए खुशदार में रैली निकाली। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि कौमी तनसीबात और इमलाक को नुकसान पहुँचाने का अमल काबिल मजम्मत है। बहादुर जवान पूरी कौम का फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिदार की हवस और सियासी दुकानदारी चमकाने के लिए मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशें अफसोसनाक हैं। बलूचिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि 9 मई के बाद पेश आने वाले वाक़याती किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कौम पाक फौज के साथ है। नाज़रीन, बहावल नगर में भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिटी चौक में मुजाहिरा किया गया, जिसमें अवामी समाजी हलकों, ताजिर तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने कहा कि मुल्क व कौम के लिए पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पूरी कौम पाक फौज के साथ है। इस मौके पर पाक फौज के शहदा और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। जनूबी वजीरिस्तान के कबायली ज़िला में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली जिरगा हॉल से शुरू होकर टांगपाना रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाए हुए थे, जिस पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली से खिताब में मुकर्ररीन ने कहा कि पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख के करीब जानों के नजराने पेश किए हैं, जिनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। कुछ दीगर खबरें भी यहाँ पर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर भारत में मनाई जाने वाली खुशी मानी खेज और बड़े सवालात को जन्म दे रही है। इस पर पीटीआई की खामोशी भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला शाद। पाकिस्तान में पीटीआई के शरपसंदों की जानिब से कौमी इमारतों और पाक आर्मी की तनसीबात पर हमले पर भारत में अब तक जश्न मनाए जा रहे हैं। समीता प्रकाश के पॉडकास्ट प्रोग्राम में तबसरा करते भारतीय दफाई तज्जिया निगार सुशांत सरीन ने पाकिस्तान में अफरा तफरी और पुरतशद्दुद वाक़यात पर इमरान खान को अपना दोस्त करार दिया। समीता प्रकाश ने इस्तफसार किया कि इमरान खान भारत के लिए बहुत अहम है। क्या आप वाकई इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं? इस पर सुशांत सरीन ने कहा कि जी हाँ, इमरान खान किसको नुकसान पहुंचाता है? वो हमें तो नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है। You have written so often that he's the best thing to happen to India. Do you really want Imran as a prime minister again who's totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. What I'm talking about is the Arab states. Okay. The UAE, Oman, you look at Saudi Arabia. Yeah. Pakistan had a run of the place. Now, True. Imran alienated all of them. He's really dumb in some things. From all of that perspective, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. He's my dream. सिर्फ यही नहीं, भारत के बेशतर दफाई तज्जिया निगार और मीडिया अदारे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडे और इमरान खान की तारीफों में मसरूफ हैं। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारत ने श्रीनगर में G20 इजलास से कबल छापामार कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं, जबकि KMS के मुताबिक नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल तहकीकाती इदारों NIA, SIA और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, इस्लामाबाद, कुलगाम, जम्मू और पूंछ अजला समेत कई मकामात पर छापे मारे। NIA के एहलकारों ने घरों में घुसकर शहरियों के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर डिजिटल आलात तोड़ डाले, जबकि मकीनों बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। श्रीनगर और मुल्हिका इलाकों में एक बार फिर पोस्टर चस्पा किए गए, जिनमें लोगों पर जोर दिया गया कि वो श्रीनगर में फसाई मोदी हुकूमत की तरफ से ग्रुप 20 के इजलास के इनेकाद के खिलाफ 22 मई को मुकम्मल हड़ताल करें।
غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع بارہمولہ میں ایک کشمیری خاتون کو شہید کر دیا ہے۔ KMS کے مطابق فوجیوں نے خاتون کو تلاشی اور محاصرے کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ دوسری جانب آزاد کشمیر میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء نے 9 مئی کو GHQ اور کور ہیڈ کوارٹرز پر حملے اور توڑ پھوڑ کو بدترین واقعہ قرار دیتے ہوئے ملک دشمن ایجنڈا کسی صورت کامیاب نہ ہونے دینے کا عزم دہرایا۔ علماء نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اپنے سیاسی اختلافات آئین پاکستان کی روشنی میں طے کیے جائیں، ہمیں مملکت سے سیاسی انتشار کا خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ احتجاج کے دوران مسلح افواج اور قومی اداروں نے مثالی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں ایک مزار کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا اور تھپلی بابا کے نام سے مشہور یہ مزار 150 سال پرانا تھا۔ اس کی خبر ملتے ہی مسلم طبقے کے لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ مزار محکمہ جنگلات کی زمین پر بنایا گیا تھا۔ اب تک ریاست میں تقریباً 300 سے زائد مزاروں کو منہدم کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، روس نے آج صبح یوکرین کے دارالحکومت کیو پر ڈرونز، کروز میزائل اور بیلسٹک میزائلوں سے فضائی حملے کیے ہیں۔ روس کی جانب سے فائر کیے گئے میزائلوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو انتہائی کم وقت میں فائر کیے گئے۔ فوری طور پر میزائلوں کی تعداد اور ان سے ہونے والے نقصان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ یوکرین کے فوجی حکام نے کہا کہ زیادہ میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے اور ایک بڑی عمارت کو نقصان پہنچا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو کچھ مزید خبروں سے بھی آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم رن آف میں ایک اور بڑے مارجن سے واپس آئیں گے۔ انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ہم نے آج سے ہی رن آف کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اب ہم پہلے راؤنڈ میں حاصل کیے گئے ووٹوں کو 2 گنا کر دیں گے اور ایک تاریخی فتح حاصل کریں گے۔ ترک الیکشن اتھارٹی نے اعلان کیا تھا کہ انتخابات میں کوئی فاتح نہیں ہے اور 28 مئی کو رن آف کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترک الیکشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ صدر رجب طیب اردوان کو 49.51% اور کمال کلیچدار اوغلو کو 44.88% ووٹ ملے ہیں۔ سعودی عرب میں حج و عمرے کی وزارت نے کہا ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والے افراد کو مناسک حج کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہے۔ وزارت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ وزٹ ویزا 90 دن کا ہے اور مدت ختم ہونے سے قبل عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ضوابط کی خلاف ورزی سے گریز کیا جائے۔ حج کے ویزے پر سعودیہ آنے والوں کو ہی حج کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور ناظرین، نیوزی لینڈ کے دارالحکومت میں ایک ہاسٹل کی عمارت میں آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ وسطی ویلنگٹن کے ہاسٹل میں آتش زدگی سے 30 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ آگ بجھانے والے عملے نے آگ پر قابو پا لیا اور عمارت سے 52 افراد کو بحفاظت نکالا۔ زخمی افراد کو اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی ہے۔ اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ لاہور میں آج زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ تمام تعلیمی اداروں میں تدریس کا عمل باقاعدگی سے جاری ہے جبکہ نجی اور سرکاری دفاتر کھلے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احسن نور سے۔ احسن، اس حوالے سے مزید آگاہ کیجیے گا ہمیں۔ جی، لاہور شہر کے حالات مکمل طور پر نارمل اور معمول کے مطابق ہیں۔ شہر بھر کے سرکاری اور نجی دفاتر میں کام معمول کے مطابق چل رہا ہے، تو دوسری جانب شہر بھر کے سرکاری و نجی تعلیمی اداروں میں بھی تدریس کے عمل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ طلبہ و طالبات معمول کے مطابق اسکول، کالج اور یونیورسٹیز جا رہے ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں دواں ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ، اورنج لائن ٹرین، سپیڈو بس اور میٹرو بس نارمل شیڈول کے مطابق چل رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہر بھر کی مارکیٹیں بھی معمول کے مطابق کھلنا شروع ہو چکی ہیں اور کاروباری سرگرمیوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ تو دوسری جانب شہر بھر کی سیکیورٹی کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی مکمل طور پر متحرک ہیں۔ جی بہت شکریہ احسن، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، ملک کے دوسرے حصوں کی طرح صوبہ سندھ کے 17 اضلاع میں بھی پولیو مہم اس وقت جاری ہے۔ 7 روزہ مہم کے پہلے مرحلے میں 62 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں شیراز علی ڈاہری کی یہ رپورٹ۔
महकमा सेहत सिंध के ज़ेर एहतमाम 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। सिंध में 1 से 5 साल की उम्र तक के 62 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 15 से 21 मई तक जारी रहेगी। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल पेचोहो ने कराची में बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ने वालिदैन से अपील की कि पोलियो एक खतरनाक और लाइलाज मर्ज है, अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे हर सूरत पिलवाएं। पोलियो मुहिम कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्कर समेत 17 हाई रिस्क अजला में चलाई जाएगी। हम सब मिलकर सुबह से इसीलिए निकले हैं कि टीमें सही तरीके से निकले हैं, हर जगह पर पहुंचे, फिर हम भी हर जगह जाएंगे ताकि 3,83,000 बच्चों तक हमारी पहुंच हो। हर बच्चा हर बार 2 कतरे पोलियो के जरूर पिएगा। 42,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स पोलियो से बचाव की मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल्स और मुख्तलिफ मकामात पर मोबाइल यूनिट्स कायम किए गए हैं, जबकि स्कूलों और घर घर जाकर भी पोलियो वर्कर्स बच्चों को कतरे पिला रही हैं। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। नाज़रीन, मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6 केस रिपोर्ट हुए और 7 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1,718 टेस्ट किए गए, जिनमें से 6 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना वायरस से कोई मरीज जामहक नहीं हुआ, जबकि 7 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कबायली अजला और अगज़ई में जारी सह रोज़ा सुपर अली मेला अपनी तमाम तरानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। मेले के आखिरी रोज़ आवाम का जोश काबिल दीद था। इलाकाई खेल और सकाफती स्टॉल सबकी तवज्जो का मरकज़ रहे। शुरका मनपसंद खाने और सामान खरीदने में मसरूफ़ रहे। लोग जीप रैली, ऊँट और घोड़ों के डांस के अलावा कबड्डी और नेज़ाबाजी से महजूज हुए। इख्तितामी तकरीब में कोर कमांडर पेशावर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। कोर कमांडर ने मेले में हिस्सा लेने वाले कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए कोर कमांडर ने कहा कि औरंगज़ई को एक सियाहती इलाके का दर्जा दे रहे हैं, जिससे इलाके के लोगों को रोजगार फराहम होगा। और नाज़रीन, चित्राल में चिल्लम जोशी फेस्टिवल का आगाज हो गया है। फेस्टिवल 17 मई तक कालाश की वादियों, बमुरेत, रंबर और बरीद में जारी रहेगा। तारीखी चिल्लम जोशी त्यौहार हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल मुनक़िदा फेस्टिवल में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से बड़ी तादाद में सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि इस मुश्किल माशी सूरत हाल में, हालात में कल जो फाइनेंस मिनिस्टर की अनाउंसमेंट, जिसमें पेट्रोल, डीज़ल और जितनी पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनके अंदर जो कमी हुई है, वो उस पे ये एक छोटा सा रिलीफ़ है जो आवाम को हुकूमत ने दिया है इन मुश्किल हालात में। और ये वही मंसूबा बंदी है जो पिछले 14 मई से जारी है कि इंटरनेशनली भी जो महंगाई का आलम है उसको मद्देनज़र रखते हुए, फैक्टर इन करते हुए, और फिर मुल्क के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, पिछले 4 साल की नालायकी, नाअहली, इनकॉम्पिटेंस और माशी तबाही के जो असरात हैं, फिर IMF का प्रोग्राम जिस तरह ये लोग मुअत्तल करके गए, मुल्क की जो क्रेडिबिलिटी थी उसको नुकसान पहुंचा कर गए। एक सस्पेंडेड प्रोग्राम को दोबारा आकर हमने रीनिगोशिएट किया, जो आज अभी अग्रीमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में हैं। तो इस बात पर मैं आपको ये भी इसके ऊपर भी बात करना चाहती थी। दूसरी बात, जो 9 मई का सानिया है, जो कौमी सानिया है मुल्क की तारीख़ में, एक ऐसा सानिया जिसके ऊपर हर दिल रो रहा है और हर आँख अश्कबार है। और ये मैं बतौर एक पाकिस्तानी के, ऑफिस का मनसब तो मेरे पास है ही वज़ीर इत्तलात का, लेकिन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हर शख्स आज अफसरदा है और इसकी शदीद मज़म्मत कर रहा है। और जो 9 मई का कौमी सानिया, उसके ऊपर एक शख्स जिसने ना गुड टू सी यू कहने वाले चीफ़ जस्टिस को के सामने मज़म्मत की, जिन्होंने उनके साथ दरख्वास्त की कि इसकी मज़म्मत करें, उनके जितने कायदीन थे, जब उनसे मीडिया ने सवाल किया कि इसकी मज़म्मत करें तो किसी ने मज़म्मत नहीं की, क्योंकि जब इस पूरे वाक़े की मंसूबा बंदी ज़मान पार्क में इमरान ख़ान के हुक्म पे
عمران خان کی قیادت میں اور عمران خان کے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے اہداف کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی تو اس کی کون مذمت کرے گا؟ اگر عمران خان صاحب وضاحتیں پیش کر رہے ہیں اور یہ وہ شخص ہے جس کی پوری سیاست انتشار، فساد اور ملک کے خلاف سازش اور دشمنی ہے، پوری سیاست، آپ ان کا پورا کانڈکٹ دیکھ لیں، ڈی چوک پہ قبریں کھودنے سے لے کر سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکانے سے لے کر سول نافرمانی، OIG پولیس کے سر پھاڑے گئے، یہ ڈی چوک کی کہانی ہے۔ اور اس وقت اگر اس کو سزا مل جاتی، پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر حملہ، جس کے بعد شاباش دی جا رہی ہے کہ ہمارے کارکن PTV پہنچ گئے جو آج اس ملک کا صدر پاکستان ہے، ان کی آڈیو کے اندر عمران خان صاحب اور وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مبارک ہو، ہم نے PTV کے اوپر حملہ کر لیا اور PTV کو تباہ کر دیا۔ یہ وہی شخص ہے جو آج وضاحت کہتا ہے کہ میری پوری سیاسی تاریخ امن اور پیسفل سیاست کے اوپر مبنی ہے۔ پاکستان کی عوام وہ مناظر بھول گئی ہے جب اس ملک کے اندر ترقی آ رہی تھی، سی پیک آ رہا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا، اس ملک میں روزگار مل رہا تھا، IMF کا پروگرام مکمل ہو کر ملک کی معیشت کو استحکام مل رہا تھا، محمد نواز شریف وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے اس وقت یہ قبریں کھود رہا تھا ڈی چوک کے اوپر، اس وقت یہ پارلیمنٹ کے اوپر لعنت بھیج رہا تھا، اس وقت کہتا تھا میں فلانی تاریخ کو ملک بند کر دوں گا، وہ شاہراہ بند کر دوں گا، وہ شہر بند کر دوں گا۔ جو اس کو روکتا تھا OIG میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں اور پولیس والوں کے سر پھٹوائے، لوگوں کے سر پھٹوائے، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری پوری سیاست بڑی پرامن ہے۔ اور واقعی یہ شخص یہ سمجھتا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، عمران خان یہ سمجھتا ہے، یہ فورن ایجنٹ فتنہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ بڑی پرامن سیاست ہے۔ اور اس کے بعد آج وضاحتیں یہ کہہ دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا یہ انہوں نے نہیں کرایا، یہ ایجنسیز نے کرایا ہے۔ تو عمران خان صاحب سے سوال یہ ہے کہ مراد سعید جن کی آڈیو اور پیغامات عوام نے سنے، کیا وہ ایجنسی کے بندے ہیں؟ کیا یاسمین راشد صاحبہ اور اعجاز چودھری صاحب جو مختلف تنصیبات پر، سینسٹیو تنصیبات پر، امارات پر حملے کی ہدایت دے رہی تھیں، پیٹرول بمز کی ہدایت دے رہی تھیں، پولیس والوں کے سر پھاڑنے کے ہدایات جاری کی جا رہی تھیں، کیا وہ ایجنسی کے بندے ہیں؟ کیا جو آپ کے تمام قیادت، ٹکٹ ہولڈرز، MPAs اور ٹکٹ اپلیکنٹس جو ہیں، اور آپ کی جو ٹائیگر فورس جس کو بطور وزیر اعظم آپ نے بیج لگا کر تیار کیا، وہ سب جب 9 مئی کو دہشت گردی کر رہے تھے اور احکامات دے رہے تھے اور سینسٹیو تنصیبات کے اوپر، لوگوں کے گھروں کے اوپر، ہسپتال، سکول، مسجد، جانور منڈیاں جلا رہے تھے، شہیدوں کی اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کر رہے تھے، سکول جلا رہے تھے، تو کیا وہ سارے کے سارے ایجنسیوں کے لوگ تھے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سب مان لیں گے آپ؟ اور دوسری بات، آپ کا تو وتیرہ رہا ہے کہ ملک جلاؤ گھیراؤ کی سیاست، فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے خلاف سازش کرنے کی سیاست جو ہے وہ تو آپ نے اعلانات کیے ہوئے ہیں۔ آپ جس دن زیر حراست تھے، آپ کو سپریم کورٹ کی مہمان نوازی میں پولیس لائن گیسٹ ہاؤس سے جب اسلام آباد ہائی کورٹ لایا جا رہا تھا، آپ نے عدالت کے کمرے کے اندر سے کہا تیار ہو جاؤ، اور اگر مجھے گرفتار کیا تو جو 9 مئی کو ہوا اس سے زیادہ رد عمل آئے گا۔ تو آپ کے منہ سے کیا ایجنسی بول رہی تھی؟ یہ تو آپ نے خود باتیں کی ہوئی ہیں کہ جلا دو، رکاوٹیں ہٹا دو، پولیس والوں کو مارو، اور جب آپ خود وزیر اعظم کی کرسی پہ تو آپ یہی کام کرتے تھے۔ آپ سے اگر کوئی آپ کی کارکردگی پہ سوال کرتا تھا تو وہ اس میڈیا والے کی پسلیاں ٹوٹتی تھیں، ناک کی ہڈیاں ٹوٹتی تھیں، آپ کو میڈیا کے لیے پریڈیٹر کہا گیا، آپ نے ساری کی ساری سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں اس لیے بند کیا تھا کہ آپ سے کوئی سوال نہ پوچھے۔ اور آج جو 9 مئی کو آپ نے کیا وہ کسی دہشت گرد نے کبھی نہیں کیا۔ ایک دہشت گرد نے GHQ پر حملہ کیا تھا اور دوسرے دہشت گرد نے 9 مئی کو GHQ پہ حملہ کروایا اور حملہ ہوا۔
یہ پاکستان کی عوام جان چکی ہے، کیونکہ جو سیاسی رد عمل ہوتا ہے وہ کل کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر پاکستان کی عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پاکستان کی محب الوطن جو جماعتیں ہوتی ہیں جب وہ اپنے ملک کے اندر انصاف، عدل اور سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے سیاسی رد عمل دیتی ہیں تو شاعرہ دستور پہ وہ پرامن احتجاج پاکستان کی عوام نے دیکھا، اور اس شاعرہ دستور کے اوپر جہاں تمام دستوری اور حساس بلڈنگز موجود ہیں، ایک طرف پارلیمنٹ ہے، ایک طرف سپریم کورٹ ہے، ایک طرف ایوان صدر ہے، ایک طرف دوسری طرف الیکشن کمیشن کا دفتر ہے، جو صدر پاکستان بطور سیاسی کارکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں بڑا غم اور غصہ ہے ہمارے کارکن میں، لیکن ہم نے کوئی شیشہ ٹوٹا ایوان صدر کا؟ کیونکہ وہ عارف الوی کا گھر نہیں ہے، وہ ایوان صدر ہے، وہ اس ملک کی آئین کی نشانی ہے. آپ نے پارلیمنٹ کا، سپریم کورٹ کے اندر کسی درخت کا ایک پتا بھی آپ نے ہلتا ہوا دیکھا؟ یہ ہوتا ہے عوامی رد عمل، یہ ہوتا ہے عوام کا پروٹیسٹ، احتجاج، کہ اس ملک کے اندر اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے جو منصف ہیں انہوں نے عدل کا مذاق اڑایا ہوا ہے. مطلب کہ تم پورے ملک کو جلا دو، تم پورے ملک کو آگ لگا دو، تم شہداء کی اور غازیوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلا دو، تم لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹیز جناح ہاؤس کو جلا دو، تم سکولوں کو جلا دو، ہسپتالوں کو جلا دو، ایمبولینسز کو جلا دو، جانور منڈی بے زبان جانوروں کو زندہ جلا دو، اور کہو یہ میں نے نہیں کیا، یہ ایجنسیز نے کیا. جو لسبیلا کے ہیلی کاپٹر میں جب ارتھ کویک میں افواج پاکستان کی عوام کی زندگیاں بچا رہی تھی، تو لسبیلا کا ہیلی کاپٹر جب تباہ ہوا تھا اور شہید ہوئے تھے آفیسرز، تو تمہارے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ان کے خلاف مہم چلی تھی، وہ ایجنسیوں نے چلائی تھی. تمہارے 9 مئی کو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس اور ٹائیگر فورس کے اکاؤنٹ سے ہدایتیں جاری ہوئیں کہ اس طرف حملہ کر لو اور اس طرف حملہ کر دو اور اس بلڈنگ پہ چڑھ جاؤ، ریڈیو پاکستان پشاور پہ چڑھ جاؤ، آگ لگا دو. تو وہ کیا ایجنسیز کے ٹویٹر ہینڈلز ہیں؟ وہ تمہارے ہراول دستے، تمہارے جو دہشت گرد ہیں، تمہارے جو ملک دشمن تیار کیے ہوئی منصوبہ بندی کے تحت یہ حملے ہوئے. اور تم کہہ دو کہ جی یہ حملہ میں نے نہیں کیا اور یہ حملہ ایجنسیوں نے کیا، اور لوگ مان لیں گے؟ کیا عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے؟ عوام کو بھیڑ اور بکریاں سمجھا ہوا ہے؟ ایسے نہیں چلے گا عمران خان صاحب. اس تماشے کو، اس جھوٹ کو، اس سازش کو، اس فتنے کو، اس فساد کو ختم ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے کہا کہ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، میرے آزاد تحقیقات ہوں گی تو میں دوں گا. آپ کو انسداد ATC کے عدالت نے آج لاہور ہائی کورٹ طلب کیا ہوا تھا آپ کی اس پوری شواہد اور منصوبہ بندی کے خلاف. تو اگر آپ کے پاس ثبوت تھے، اگر آپ کے پاس وہ تمام دستاویز تھیں، تو پھر آپ نے کیوں درخواست دی نہ پیش ہونے کی؟ آپ نے کیوں درخواست دی کہ میں پیش نہیں ہوں گا اس مقدمے کے اندر؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فائرنگ نہیں کروائی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے یہ فائرنگ پاکستان تحریک انصاف نے یہ حملے نہیں کرائے یا ان کے عہدیداروں نے نہیں کرائے جو آپ کہہ رہے ہیں، شواہد اس کے برعکس ہیں، تو پھر آج جو عدالت نے آپ کو بلایا تو آپ اپنے ثبوت لے کر، اپنے دستاویز لے کر عدالت چلے جاتے اور عدالت کو دکھا دیتے کہ یہ آپ نے نہیں کیا. کون سی آزاد تحقیقات ہوگی؟ وہ آزاد تحقیقات ہوگی کسی اور ملک کی یہاں جوڈیشری آئے گی. اور پھر چیف جسٹس صاحب کا آج جو بیان آیا کہ میں جو بھی عدالت میں آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں گڈ ٹو سی یو. تو چیف جسٹس صاحب، کیا جب عدالت میں 60 ارب کا یا چور، ملک کے قومی خزانے پہ ڈاکے ڈالنے والے، یا جب عدالت کے اندر دہشت گرد، جب چور کٹہرے میں آتے ہیں تو آپ ان سب کو کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو؟ اور اگر کہتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، جو آپ نے عمران خان صاحب کو کہا. اور اگر آپ نے اس دن عمران خان صاحب کو اس دہشت گردی کے بعد، اس ملک دشمنی کے بعد، ان تنصیبات پہ حملے کے بعد، ہسپتال، سکول اور مسجدیں اور ایمبولینسز جلانے کے بعد اگر آپ نے ان کو گڈ ٹو سی یو نہ کہا ہوتا تو عمران خان صاحب آج وہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے جو وہ آج کر رہے ہیں. آپ نے ان کو انکریج کیا، آپ نے ان کی پشت پناہی کی، آپ نے عمران خان کو گڈ ٹو سی یو نہیں کہا، گڈ ٹو سی یو نہیں کہا. آپ نے ان تمام دہشت گردوں کو،
उन तमाम हमला आवरों को, उन तमाम मुल्क दुश्मनों को, उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये मंसूबा बंदी की और ये हमला आवर हुए, मुल्क के ऊपर हमला आवर हुए, उन सब को गुड टू सी यू कहा है। और फिर जाते हुए जब आपने उनको कहा विशिंग यू गुड लक, तो उस एक जुमले ने मुल्क की जितनी लोअर कोर्ट्स हैं उनको ये मैसेज दिया कि विशिंग यू गुड लक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनको अपने किए हुए, अपने करने वाले, अपने माजी के, अपने हाल के और अपने मुस्तकबिल के ऊपर तमाम बंडल जमानतें दे दी गई। ये उस विशिंग यू गुड लक के जुमले का असर था। और फिर जो हजारों में और लाखों में जो दर्द बदर पाकिस्तान के शहरी इंसाफ के मुतलाशी, इंसाफ की आरजू में आज अदालतों के अंदर दर बदर फिर रहे हैं, क्या उन तमाम लोगों को भी आपने बुलाया अदालत में और कहा गुड टू सी यू? वो तमाम फाइलें आपके गुड टू सी यू की कहने की मुंतज़र हैं। वो तमाम लोग जो कि दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, लाख से ज़्यादा फाइल्स हैं और लोग हैं, वो तमाम आपके गुड टू सी यू अदालत में बुलाने के, उनके मुकदमे सुनने के और उनको देखकर जो सालों साल से आपके इंसाफ के मुंतज़र हैं, आपके गुड टू सी यू के जुमले के इंतज़ार में हैं। और अगर आप उसने कटहरे में बुलाते और अगर आप उनको गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक ना कहते, अपनी मेहमान नवाजी ना करते और उनसे पूछते कि हस्पताल, स्कूल, शोहदा की यादगारें, गाजियों की यादगारों की बेहुरमती, एम्बुलेंसेस, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ब्रिजेस, मेट्रोज क्यों जलाए हैं, क्यों जलाए हैं, ये सवाल आप उनको कटहरे में जब वो आए थे वो करते। जो आपने मंजर देखे, जो आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर देखे चीफ जस्टिस साहब, आपने ऐसे मुलजिम को, ऐसे साजिशी को, ऐसे मुल्क दुश्मन को ये आप कह कर के गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक कह के आपने पाकिस्तान में अदल का और इंसाफ का तमस्खर उड़वाया है। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये साजिशी, ये फितना और ये जो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करता है, आपकी जितनी मर्ज़ी सियासी मुखालफत हो, ये जहाँ जहाँ ये तनसीबात जलाई गई हैं वहाँ सियासी बिल्डिंग्स भी थीं, वहीं गवर्नर हाउस था, तो फिर जिना हाउस क्यों जलाया गया? वहीं आपने सियासी मुखालफत करनी है तो मेट्रो जलाकर करनी है, मरीजों को एम्बुलेंसेस से बाहर फेंक कर करनी है, स्कूल जलाकर करनी है, शोहदा की यादगारें जलाकर करनी है, मुल्क को जलाकर करनी है। ये सियासी मुकाबला होता है और आप तो कहते हैं आप इतने मकबूल हैं, तो फिर इलेक्शन का इंतजार करके आप सियासी मुकाबला करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी करप्शन के ऊपर, आपके कौमी खजाने पे 60 अरब के डाके के ऊपर, आपकी मुल्क जलाने के ऊपर, स्कूल, अस्पताल, यादगारें जलाने के ऊपर आपको अदालत बुलाए और अदालत आगे से कहे गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक। ये नहीं हो सकता। और वो तमाम अदालतें जो इस वक्त लोग गिरफ्तार हैं, एविडेंस मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, उनको रिलीफ देने से पहले सोचें कि मुल्क जलाने वालों को, मुल्क के ख़िलाफ़ दुश्मनी करने वालों को, अफ़वाज पाकिस्तान और शोहदा की यादगारें जलाने वालों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। और इमरान खान साहब, आपने ये मंसूबा बंदी करके आपने ये मासूमियत का चेहरा और झूठ और फ्रॉड पाकिस्तान की आवाम से ना करें। पाकिस्तान की आवाम के दिल दुखे हुए हैं। वो आवाम, वो 22 करोड़ आवाम जो इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, वो अफ़वाज पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं, आज उन शोहदा के घर एक दफ़ा जब शहादत हुई थी तब वो सानिया हुआ था, और आज जब उनके शोहदा की, उनके गाजियों की तस्वीरों के ऊपर को तोड़ा गया, यादगारों की बेहुरमती की गई, एक दफ़ा दोबारा से वो जो गम है वो ज़िंदा हो गया है। अवाम के दिलों में ये दुख और गम ज़िंदा हो गया, और वो शख्स दंदनाता फिरता है, कहता है मैं नहीं पेश होऊंगा। जब पेश होता है तो सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में पेश होता है। ये रवैया ऐसे लोगों के साथ अगर किया, मैंने उस दिन भी कहा था कि आज तो ये अदालतों चीफ जस्टिस साहब से खुश है क्योंकि उसके मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले आ रहे हैं।
جب چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ آئین شکنی کا دیا تھا تو ان کی تصویروں پہ اسی پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے حکم پہ جوتیاں برسائی تھیں لنڈن میں. اور میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے جس دن اس جتھے کا اس شخص کا کے خلاف فیصلہ دیا تو یہی شخص آپ کے گھروں کے اوپر حملے کروائے گا, کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ یہ ذہنیت ہے. اور یہ اتنا بے وقوف عوام کو نہ سمجھو, اتنا پاگل عوام کو نہ سمجھو. تمام شواہد آ چکے ہیں. ذرا 1 منٹ وہ آڈیو چلائیں پلیز, جو ان کے عہدیداران کی ہے, جہاں مراد سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران, جی چلائیں. دوستو کوئی کسی کا انتظار نہ کرے. السلام علیکم دوستو, کوئی کسی کا انتظار نہ کرے, آپ کو جگہ بتائی گئی ہے. آپ ابھی نکلے عالم اسلام کی لیڈر عمران خان کے اوپر تشدد کر کے, یہ جو خود کو خدا سمجھتے ہیں زمین پر, تشدد کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سارے آپ کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہاں پہ نکلے, اس وقت اپنے شہروں کے اندر نکلے اور پاکستان کو ان جو خود کو خدا سمجھتے ہیں ان سے نجات دلائے. غلامی کا وقت ختم ہو رہا ہے, انقلاب کا وقت آ چکا ہے, حقیقی آزادی کا وقت آ چکا ہے. نکلو پاکستان کی خاطر, نکلو اپنے مستقبل کی خاطر, نکلو اپنے بچوں کی خاطر. یہ کور کمانڈر ساری دنیا کٹھی ہوئی, کور کمانڈر ہاؤس, ہاں شیپر والے پھر اتنے پہنچ گئی. ہاں فائرنگ ہوئی ہے, پہلے تو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے کوئی 4-5 منٹ, پھر سنا ہے کوئی ایک آدھ انہوں نے بسٹ مارا, 3 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. آئی ایس آئی 7-8 بندے مارے گئے. دیکھیں اگر بیٹھنا ہے تو پھر, اگر لمبا بیٹھنا ہے سمبولک ہے تو پھر جہاں بھی ہو, یا تو ادھر ہوتا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, جب ادھر سے اٹھ گئے ہیں تو پھر لبرٹی سکون ہے, پھر بیسٹ ہے, سکون ہے, چاروں طرف سے پبلک آتی ہے, وہاں ارینجمنٹ ہو جائیں گی, وہاں کلینیں بچھائیں گے, ڈیرا لگائیں گے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں, ان کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے. اعجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے, ہم رکیں گے نہیں. تمام پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کور کمانڈر کے گھر فوری طور پر پہنچے. آرمی ہاؤس کو ان کو گھراؤ کر کے انٹر کرنا ہے, ان کو اب باجوے کا گھر انٹر کرنا ہے, اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کا گھر چکلالہ میں, انہوں نے چکلالہ کو بھی بریچ کرنا ہے. یہ چکلالہ کے اندر گھسے, ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر جائیں, فیصل نصیر کے گھر جائیں, باجوے کے گھر جائیں, آصم عمران خان صاحب, یہ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں نے حملے کرائے ہیں. تمام لوگ منصوب کے ہمیں جو عمارات دکھائی گئی ہیں ان پہ حملے کرو, ہمیں جو عمارات بتائی گئی ہیں ان پہ حملے کرو. مطلب یہ تو وہ مجھے شعر یاد آ گیا کہ دامن پہ کوئی داغ, نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ, تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں پاگل ہیں عوام کہ آپ قتل کرتے جائیں, آپ تباہی کرتے جائیں, آپ جھوٹ بولتے جائیں, آپ اب ملک کو آگ لگاتے جائیں, آپ ملک کے خلاف سازش کرتے جائیں. آپ کے پاس لائسنس ٹو کل ہے, آپ جو مرضی کرتے جائیں, آپ کو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا. اور آپ ایک سب کچھ کرا کے, قتل کر کے, تباہ کر کے, حملہ کر کے, 4 سال ملک کی معیشت تباہ کر کے, عوام کو بے روزگار کر کے, ملک کو تباہ کر کے, فورن پالیسی کو تباہ کر کے آپ کہیں سائفر آ گیا. پھر سائفر اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں تو مجھے الیکشن دے دو. اس کے بعد پیٹرول بمز پھینکے پولیس والوں پہ, پولیس والوں کے سر توڑیں, رینجرز کے سر توڑیں, ملک پہ حملہ آور ہو جائیں, ملک پہ ملک دشمنی کریں, دہشت گردی کروائیں, اور آپ کہیں میں نے نہیں کیا. مطلب آپ نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایسے جھوٹے شخص کو, اور جو قومی سانیہ 9 مئی کو ہو گیا اس کا آپ کو آج بھی جواب دینا پڑے گا, اور آئندہ آنے والے ہر وقت آپ کو یہ ہانٹ کریں گے یہ تمام جو امیجز ہیں اور جو آپ کی منصوبہ بندی ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کو کہیں کہ میں تو بڑا سادہ ہوں, مجھے تو کچھ پتہ نہیں, میں تو جیل میں تھا, مجھے تو کچھ علم نہیں کہ کیا ہو رہا تھا, اور اسی زبان میں آپ کمرے عدالت میں بیٹھ کر کہیں کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو اس سے زیادہ رد عمل آئے گا. آپ اپنی ٹائیگر فورس کو, اپنے ایم پی ایس کو یہ مقابلہ لگائیں, یہ کمپٹیشن کرائیں کہ جس نے جتنی تباہی کی اس کے مطابق اس کو ٹکٹ ملے گی. یہ یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو موجود ہے کہ وہ گن رہے ہیں کتنے ڈنڈے کون لے آئے گا. خان جڑا ہے نا وہ گن رہا ہے کہ کتنے پیٹرول بمس کون بنائے گا. خان ویکھ رہا ہے کہ خان کہے مینوں تے پتہ ہی نہیں کہ کی ہو رہا ہے باہر. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے عمران خان ہے, اس کے پیچھے عمران خان کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کے پیچھے عمران خان کی ذہنیت ہے, اس کے پیچھے عمران خان کی منصوبہ بندی ہے, اس پورے کے پیچھے عمران خان کا حکم ہے. کیونکہ عمران خان کا تعارف فساد, سازش, دہشت گردی, گالی, دھمکی, غنڈہ گردی ہے. یہ عمران خان کا تعارف ہے. آج 4 سال ایک چیز نہیں گنوائی جا سکتی کہ ملک کی معیشت ٹھیک کی ہو, عوام کو روزگار دیا ہو, مہنگائی کم کی ہو, دہشت گردی کم کی ہو. ایک بھی کوئی چیز گنوائی نہیں. آج ہم جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کے سامنے جاتے ہیں, لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, تو محمد نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی ملک کی خدمت کی ایک ایک نشانیاں عوام کے سامنے موجود ہیں. جو نشانیاں انہوں نے آگ لگائی, موٹر ویز کے انٹرچینجز کو آگ لگائی جو نواز شریف نے بنائے ہوئے تھے, میٹرو بسز کو آگ لگائی جو شہباز شریف نے خون پسینے کے ساتھ بنائے تھے. ان کو کیا پتہ کہ عوامی خدمت کیا ہوتی ہے, ان کو کیا پتہ کہ امارات کو کس طرح خون پسینے سے بنایا جاتا ہے, ان کو کیا پتہ جو لوگ لسبیلا کے شہداء کے خلاف اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے مہم چلاتے ہیں, ان کو کیا پتہ کہ شہیدوں کی یادگاریں کی بے حرمتی کیا ہوتی ہے. کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ایک فاشسٹ ہے, ان کی قیادت ایک فاشسٹ ہے. دہشت گردی کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس نے ملک کے اندر اس دن ملک دشمنی اور سیاست گردی کو تقویت دی ہے. اور یہ تماشے, اور یہ جو میرا چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ پیغام ہے کہ یہ وضاحتی بیانات سے جو ایک تاثر ہے اور جو حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کی پوری پشت پناہی کی جا رہی ہے, اور یہ گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کے جملے جو ہیں یہ چیف جسٹس صاحب کو بھی ہانٹ کریں گے, کیونکہ اس سے عدل کا, عدلیہ کا اور ملک میں انصاف کا تمسخر اڑا ہے. اور اس سے اس شخص کو جس نے 9 مئی کو ملک کو جلایا ہے, دہشت گردی اور ملک دشمنی کی منصوبہ بندی کی ہے, یہ اس شخص کو تقویت ملی ہے. جو شخص آج کہہ رہا ہے وہ جیلوں سے آوازیں آ رہی ہیں, وہ میں آج ایک کارٹون دیکھ رہی تھی کہ جیلوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ یہ فواد چودھری صاحب اور یہ سب جو ان کی قیادت ہے جو ان سب کام میں وہ ہے, وہ آوازیں دے رہے ہیں عمران خان صاحب ہمیں بچائیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. مطلب یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے, یہ ان بچوں کو سمجھنا چاہیے, یہ ان فیملیز کو سمجھنا چاہیے جن کو یہ برین واش کرتا ہے اپنے ملک کے خلاف, جو یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ آج ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی رد عمل اور احتجاج نہیں ہے. یہ سرین ملک دشمنی تھی, ملک کو جلایا گیا, آپ کے ملک کو آپ نے جلایا. افسوس اس بات کا ہے کسی دہشت گرد نے نہیں جلایا, کسی ملک دشمن نے نہیں جلایا, کسی بھی ازلی دشمن نے وہ کام نہیں کیا. عمران خان صاحب جو آپ نے پاکستان کے شہریوں سے اور وہ مٹھی بھر لوگوں سے جن کو آپ نے انسٹال کیا تھا ان سے آپ نے ملک کو جلایا. یہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. طارق سمیع صاحب, طاہر مغل صاحب, ایسا ہے کہ جو آپ نے فیصلہ کر لیا گورنمنٹ نے آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ کروائی ہو. دیکھیں یہ فیصلے پچھلے پرائم منسٹر کے خطاب میں آپ نے کیٹیگورکلی سنا ہوگا کہ جو ملکی قوانین اور پریسیڈنٹس موجود ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے, جن قوانین کے تحت ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے, وہ انہی قوانین کے تحت ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ملک
کے اندر دہشت گردی کی، ملک دشمنی کی اور ملک کے اوپر حملہ آور ہوئے، وہ ہر اس قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی جو ملک کے قوانین ہیں۔ طارق سمیر صاحب۔ میڈم یہ بتائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنسیاں ملوث ہیں، میری رائے سن لیں پھر آپ کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی تھی جنرل احمد شجاع پاشا کی، ظہیر الاسلام کی، فیض حمید کی اور جنرل پاشا کی، جنرل باجوہ کی، تو وہ تو درست کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں ملوث ہیں اس میں، کیونکہ انہوں نے ہی ان لوگوں کو ٹرین کیا تھا۔ آپ کا جواب، آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کا جواب ہے۔ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جب ظہیر الاسلام صاحب کے اس پہ ڈی چوک آئے تھے تو ظاہر ہے لے کر آئے تھے ظہیر الاسلام صاحب، اور وہاں 100 لوگوں کو روز یا 50 کبھی ہو جاتے تھے، کبھی 60 ہو جاتے تھے، اور ان کو لے کر آئے۔ پھر وہ امپائر کی اور پھر پاشا جو 2018 تک اس میں ملوث رہا، باجوہ صاحب سمیت سب جتنی چیزیں وہ عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ جنرل باجوہ نے جو انٹرویو دیا اس کے اندر تمام شواہد موجود ہیں، تمام شہادتیں موجود ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ کیا کیا، صرف آر ٹی ایس کو بٹھانے کے لیے، اس فتنے اور فساد کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے، جس کا خمیازہ آج مسلم لیگ نون تو باہر آ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون نے تو اپنے جواب بھی دے دیے، نواز شریف نے 40 سال کا حساب دے دیا، شہباز شریف نے دے دیا، مسلم لیگ نون کی قیادت نے دے دیا، عدالتوں سے بیلز مل گئیں ان لوگوں کے دور حکومت میں، وہ تو ہو گیا کام۔ لیکن قوم کا جو نقصان ہوا کہ ایک فتنے کو، ایک فسادی کو، ایک ملک کے خلاف سازش کرنے والے کو دودھ پلایا گیا، اس کو تیار کیا گیا، اور آج وہ ملک کے اوپر حملہ آور ہے۔ Ms. Aurangzeb, DTI-SPR, Dia Hadid from National Public Radio. DTI-SPR said yesterday that people who were detained or arrested during the unrest that happened last week could be tried according to the Pakistan Army Act and the Official Secrets Act, which suggests military tribunals or military courts. Is that a move that the government supports, considering that your very own party faced a similar crackdown under the Musharraf years? On the, sorry? Your very Last own- line, yeah. Just if you can just repeat your last line. Sorry, under Musharraf's years, the PMLN faced a very similar crackdown, being dragged through these courts and military tribunals. I'd love to hear what you think of the announcement. First of all, you really have to, it's a good question though, but you have to really separate the Pakistan Muslim League Nawaz political protest and how they were dragged in these courts on false allegations, which we have all answered in all the courts across the country. And this man who's now involved, and there are evidences available with the government, the Interior Ministry, that how this one person whose name is Mr. Khan has incited violence. This is no political protest that happened on 9th of May in Pakistan. The political protest happened yesterday on Constitution Avenue, where people from 13 political parties came to outside Supreme Court and registered their protest. So people anywhere in the world, if the citizens and if any person is involved and the evidences are available, doing terrorism and anti-state activities anywhere in the world, they have to be tried according to the relevant laws available in that very country. And if citizens of the country are incited and they are involved in inciting violence also, and one particular person whose name is Khan, I repeat for the sake of repeating, is if involved and his leadership on his behest, I think will really have to confront the consequences and the legal course that's available and is being implemented in Pakistan. آخری سوال جوید حسین، 1 منٹ جی بس. Well, that has to be today. There is National Security Committee also, and then the Interior Ministry
is compiling the data, the evidence against all who were involved in 9th May terrorism and vandalism and attack on state institutions, buildings, ambulances, hospitals and schools. So the Interior Ministry is involved in all the compilation of data, and also everyone involved will be trialed against all the laws that are available in Pakistan. Thank you.